Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. कल के पढ़ाई टॉपिक में किसी को भी कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। मैम जो कल पढ़ा टॉपिक उसमें मेजर्स पढ़े थे मैम। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वर abolished and a uniform system of weights and measures were adopted। मैम ये समझा दीजिए एक बार। May I know your name? Students, are you able to see the screen? Students, are you able to see the screen? Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. There was some technical glitch. Okay, so you were asking about internal custom duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures was adopted. Okay, तो उसमें ये हुआ था बेसिकली जो पहले अलग अलग राज्य हुआ करते थे वहां पर इनके अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे, उसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटीज। ठीक है, उन सबको इन्होंने पूरी तरह से हटा दिया था और प्रॉपर जो एक मेजरमेंट होता है यूनिवर्सल उसको यहाँ पर चालू किया गया था। ओके, तो हमारे जो ये एक पहले क्या होता था यहाँ पे अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग तरीके से वो मेजर करते थे और वेट लेते थे चीजों का। कुछ लोग जो हैं वो 1 किलो के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में चीजें तोल लिया करते थे और कुछ जगहों पे जो है कम नापा जाता था। अब अपन जैसे आज यहाँ पर अजमेर के अंदर कुछ जाकर के ले रहे हैं और अपन दूसरी दिन जयपुर जाकर के कुछ लें तो सेम अमाउंट में ही अपन को चीज मिलेगी। तो ये होता है यूनिफॉर्म सिस्टम। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बेसिकली ये चीज फॉलो नहीं की जा रही थी इससे पहले, जब तक इन्होंने ये चीज अबॉलिश नहीं करी थी इससे पहले की, तब तक यहाँ पर कहीं पर आपको 1 kg के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में चीजें मिल जाती थी और कहीं पर आप जाते थे और 1 किलो के अंदर सेम चीज मतलब बोला सेम 1 किलो ही जा रहा है लेकिन उसके अंदर अमाउंट जो है वो कम चढ़ाया जाता था। ठीक है, ये तो हो गया वेट का। आप उसी तरीके से मेजरमेंट का, कोई अगर आप जाते थे और बोलते थे कि भाई हमें 1 मीटर ये चीज चाहिए तो वहां पर आपको ज्यादा चीजें मिल जाती थी। यानी कि 1 मीटर कपड़ा आप बोलेंगे तो कोई आपको इतना कपड़ा दे देगा और दूसरी जगह जाकर के आप दूसरे राज्य में बोलेंगे तो वो आपको 1 मीटर के अंदर इतना ही देगा। क्यों? क्योंकि बोले हमारे यहाँ तो यही जो है फॉलो किया जा रहा है। तो ये चीज जो थी उन्होंने पूरी तरह हटाई और एक यूनिवर्सल उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिस्टम लगाया जिसमें 1 किलो के अंदर सब जगह सेम अमाउंट में ही चीज मिले। और वैसे ही 1 मीटर अगर आप कपड़ा मांगे या कोई भी चीज मांगे तो वो एक प्रॉपर जो सेम मेजरमेंट है उसी हिसाब से सब जगह मिले। ये बेसिकली यहाँ पर बताया गया है यूनिफॉर्म सिस्टम के अंदर। और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वो होती हैं जैसे मैंने भी आपको बताया कि वहां पर सिंपली जो ड्यूटीज लगाई जाती हैं, जैसे कोई सामान अजमेर के अंदर मंगाया जा रहा है किसी और स्टेट से आ रहा है तो उसकी अलग ड्यूटी लगेगी, फिर अजमेर से दूसरी जगह जाएगा तो उसके लिए और उस पर टैक्स लगेगा। तो वो चीज पूरी तरह इन्होंने अबॉलिश करी है। समझ में आया आपको? Yes, ma'am. ओके, और किसी को कोई दिक्कत No, रिगार्डिंग ma'am. दिस टॉपिक? ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट पढ़ाया था जैकोबिन क्लब्स। ये बेसिकली वो क्लब्स होते थे जहाँ पर जो ये पीजेंट कैटेगरी के जो लोग हुआ करते थे वो इसके अंदर इन्होंने मिलकर के एक वो बनाया था। ये रेवोल्यूशनरीज जो थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, जो बदलाव चाह रहे थे, जो मिडिल क्लास यहाँ पे बताया गया है, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास लोग जो थे उन्होंने ये जैकोबिन क्लब जो है सेटअप किया था, जो रेवोल्यूशनरीज की तरह काम कर रहे थे। ठीक है, कल मैंने आपको बोला था कि मैं जैकोबिन क्लब के बारे में आपको आज बताऊंगी। ठीक है, क्लियर है?
Is it clear? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Then आगे बढ़ते हैं. Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. अब ये जो नेपोलियन जो टर्म आई है, ये कौन थी, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं. एक लीडर था नेपोलियन, ठीक है, जो सारा ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था उसी के बेसिस पे चल रहा था, वो इन्हें लीड कर रहा था. ठीक है, ये एक फ्रेंच मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर की तरह देखा गया था. नेपोलियन बोनापार्टे इसका पूरा नाम था. और ये क्या कर रहा था, ये सारी चीजों को, अब होता है ना कहीं अपन फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा है, कोई मूवमेंट चल रहा है या कहीं पे भी कोई भी चीज हो रही है, तो उसका कोई ना कोई एक व्यक्ति तो होगा जो उसको लीड कर रहा होता है. तो यहाँ पे जो व्यक्ति था उसका नाम था नेपोलियन. ठीक है, फुल नाम था उसका नेपोलियन बोनापार्टे. ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे. अब इसने क्या किया था, इसकी टेरिटरी के अंदर जो भी चीजें थी, यानी कि जो भी इसने एरिया कंट्रोल कर रखा था, उसको ये अपने हिसाब से चला रहा था. और वहां पे इसने कई सारे बदलाव किए थे, कई सारे रिफॉर्म्स लाए थे. ठीक है, जो इसने पहले फ्रांस के अंदर कराए थे, वही चीजें इसने दूसरे जो पास के यूरोपियन सिटीज थी उनके अंदर, सॉरी स्टेट कंट्रीज थी, उनके अंदर भी उन्होंने वही चीज फॉलो करी थी. सबसे पहले तो इसने क्या हटाया था, इसने मोनार्की जो है वो चीज हटाई थी. ठीक है, क्योंकि मोनार्की क्या कर रही थी, डेमोक्रेसी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रही थी, तो वो चीज इसने हटाई थी. अब इसकी जो ये लीडरशिप थी ना, इसके दोनों ही पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे. इसका आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिलेगा, उसी तरह आपको नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिलेगा. तो ये वाला जो हमारा पैरा है, इसमें आपको बेसिकली जो हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो देखने को मिलेगा. इसको आप ऐसे मार्क कर लो, पॉजिटिव लिख लो अपनी कॉपी के अंदर या अपनी बुक जो भी आपके पास में, उसमें आप ये मार्क कर लो कि ये वाला पैरा जो है इसमें आपको पॉजिटिव मिलेगा, और इसके बाद वाला जो पैरा है उसके अंदर आपको नेगेटिव चीजें पढ़ने को मिलेंगी. तो इन केस आपसे क्वेश्चन आता है, कभी पूछा जाता है कि व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, तो आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं इस पैराग्राफ वाले, और जो नेगेटिव एस्पेक्ट होगा उसमें नेक्स्ट वाले जो पैराग्राफ के अंदर हम पढ़ेंगे वो सब लिखना है. अब इसने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए थे वो मैं आपको पहले एक समरी की तरह बता देती हूँ. पहले तो इसने मोनार्की जो है वो हटाई थी. इसके बाद इसने एक कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो वहाँ पे स्टेब्लिश कर रहे थे, जो पूरी तरीके से इफेक्टिवली काम कर रहे थे. इसने एक कोड इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था सिविल कोड. ठीक है, सिविल कोड ऑफ 1804. ठीक है, यूजुअली इसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है. ठीक है, यहाँ पे इसने जो बाय बर्थ लोगों को मिलती थी चीजें, प्रिविलेजेस मिलते थे, वो अबॉलिश करे, पूरी तरह हटाए. कि भाई कोई अगर रिच फैमिली के अंदर पैदा हुआ है, बॉर्न हुआ है, तो उसको जो भी वहाँ पे प्रिविलेजेस मिलते हैं उस चीज को उसने हटाया. ठीक है, उसको जो भी फायदे मिलते हैं उसको उसने हटाया. फिर इसने इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने की कोशिश करी कि भाई सब लोग जो हैं वो कानून के सामने उनको इक्वली ट्रीट किया जाए. ठीक है, और जिन लोगों के पास में प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जमीन जायदाद थी, उनको भी एक हक दिया कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर पाए. कुछ इस तरह की चीजें इसने करी थी. ठीक है, जो फ्रांस के अंदर करी थी बेसिकली, वो इसने बाकी जगहों पर भी करी थी. अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इसने क्या क्या इफेक्टिव काम किए हैं. Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. अब इसने अपनी टेरिटरी के अंदर जो भी इसके कंट्रोल में थी, जो भी एरिया इसके कंट्रोल में था फ्रांस के अलावा, जो इसने फ्रांस में चीजें करी थी, कई सारे रिफॉर्म्स लाए थे, ये बाकी जगहों पर भी लेकर के गया. उन चीजों को इसने इंट्रोड्यूस कराया. Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. अब ये मोनार्की तो इसने पूरी तरह से हटा दी थी नेपोलियन ने, लेकिन कहीं ना कहीं इसने फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी को भी नुकसान पहुंचाया था. अब वो जो नेगेटिव पॉइंट है ना, ये फ्रांस के अंदर इसने क्या नुकसान पहुंचाया था डेमोक्रेसी को, वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे. लेकिन नुकसान जो पहुंचा उसके अलावा इसने काफी फायदे जो हैं वो भी वहां पे तो लोगों को दिए थे. एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हिसाब से देखा जाए, जो एक प्रॉपर सिस्टम होता है उस हिसाब से देखा जाए, तो इसने काफी रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स जो है वो भी वहां पे सेट करे थे. पूरा सिस्टम लगाया था जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा था. द सिविल कोड ऑफ 1804, usually known as the Napoleonic Code, did away with all the privileges based on the birth. ये जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है डिड अवे का मतलब है कि इसने जो प्रिविलेजेस लोगों को मिले हुए थे वो हटा दिए थे. जैसे अपन अबॉलिश वर्ड लिखते हैं उसी तरीके से आप डिड अवे भी जो है यूज कर सकते हो.
तो ये जो सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया था उसमें सबसे पहले इसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं, और इसके अंदर जो बाय बर्थ लोगों को फायदा मिलता था कि कोई अगर अमीर घराने में किसी का जन्म हुआ है तो उसको जो भी प्रिविलेजेस मिलते हैं या जो भी उसको फैसिलिटीज मिलती हैं स्पेशल, वो हटा दी थी। एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और सब कानून के सामने कानून इंट्रोड्यूस किया गया था, और वहां पे सब कानून के सामने इक्वली ट्रीट किए जाते थे, भले ही वो रिच हो, गरीब हो, किसी भी मिडिल क्लास का हो, कोई भी हो। इनसिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी भी लोगों को हक दिया था कि भाई अगर आपकी कोई जमीन है, आपके अंडर में आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो वो उसका हक आप उसको सेव कर सकते हो, कोई आपसे छीनेगा नहीं वो। ये चीज भी इसने दी थी। तो अभी हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। अभी तक किसी को कोई दिक्कत आई है इस पैराग्राफ के अंदर तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की वाला पॉइंट। Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in the France। अब इसने क्या किया था, मोनार्की तो पूरी तरह से हटा दी थी, ठीक है, मोनार्की को उसने पूरी तरह हटा दिया था, लेकिन इसने कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाया था डेमोक्रेसी को। लोग बाग जो हैं उनको उम्मीद, पहले ये लगने लगा था कि ये बहुत सही काम कर रहा है और इससे हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो भी मिल रही है, हमारे यहाँ कानून आ रहा है, हमें सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, इक्वालिटी मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसने आगे जाकर के जो काम किए हैं उसकी वजह से उनको नुकसान भी हो रहा था। तो उसका एक यहाँ पे छोटी सी ग्लिम्स आपको दी है कि मोनार्की तो हटा दी थी इसने पूरी तरह से, लेकिन इसने कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को भी नुकसान पहुंचाया था। Is it clear now or should I explain it मैम again? मोनार्की का भी तो डेमोक्रेसी को कैसे नुकसान पहुंचा? बेटा दैट्स द पॉइंट, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक ग्लिम्स दिया उन्होंने कि आगे जाकर के जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपको पता पड़ेगा कि क्या नुकसान पहुंचाया इसने। ओके मैम। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अब ये जो कोड था, नेपोलियनिक कोड जो था, ये एक्सपोर्ट किया गया था, जो फ्रेंच कंट्रोल में एरियाज थे उन तक पहुंचाया गया था, यानी कि बाकी जगहों पर भी पहुंचाया गया था। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड द जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, abolished the feudal system and freed peasants from the serfdom and manorial dues। अब क्या था, अब ये आगे जाकर के आपको और बताया गया है कि क्या क्या चीजें इसने करी हैं, ठीक है। सिंपली इन्होंने बाकी जगहों पे भी ये चीजें जो अपने इन्होंने यहाँ पे जो फ्रांस के अंदर किया था वही चीजें बाकी जगहों पे भी ये कर रहे थे। तो वहां पे कौन कौन सी जगहों पे कर रहे थे उसके नाम दिए गए हैं इन्होंने। इन्होंने पहले बोला है आपको डच डच रिपब्लिक जो कि स्विट्जरलैंड में है, इटली, जर्मनी, यहाँ पे भी इन लोगों ने ये किए। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन, अब इसने क्या किया, वहां पर जो भी चीजें हुआ करती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो हुआ था उसको और इसने सिंप्लीफाई किया, यानी और इसको ठीक किया। इसने सबसे पहले हटाया क्या, फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, कोई बता सकता है? डिवीजन ऑफ 3 स्टेट्स। यहाँ पे जो फ्यूडल सिस्टम की बात हो रही है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पर ये हुआ करता था कि आपको किसी व्यक्ति के अंडर काम करना पड़ता था, ठीक है। पास जो है वो किसी एक व्यक्ति के पास में होती थी और वो होता था एक तरीके से जमींदार, और उसके अंडर जो लोग काम करते थे उनको क्या कहते हैं, उनको एज अ लेबर की तरह वो काम करते थे, और उसमें उनको कुछ परसेंट टैक्स देना पड़ता था। काम भी करते थे साथ में उनको टैक्स भी देना पड़ता था, तो वो चीज इसने पूरी तरह से हटा दी थी। Kindly mute yourself if you don't have to ask anything. Students, I am telling you this thing again and again and each and every day. Please अपने आप को unmute मत कीजिए। आपको मौका दिया जाता है अपनी queries बोलने का, तब आप अपने आप को unmute कीजिए, क्योंकि फिर क्लास डिस्टर्ब होती है आपके बैकग्राउंड नॉइसेस की वजह से। ओके, तो इन्होंने फ्यूडल सिस्टम जो वहां पे लागू था उसको हटाया। फ्री द पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मेमोरियल ड्यूज, और ये जो पीजेंट्स हुआ करते थे बेसिकली वही फ्यूडल सिस्टम के अंदर काम किया करते थे, एज अ लेबरर के तौर पे काम किया करते थे, और इनको कुछ परसेंट, मैंने आपको बताया था कि इनको अपनी ड्यूटीज और सर्विसेज जो है वो देनी पड़ती थी, तो वो चीज इन्होंने पूरी तरह से हटाई और वहां के लोगों को आजाद किया। ये था फ्यूडल सिस्टम। और उसके बाद में जो ये पीजेंट जो काम कर रहे हैं एज अ सर्वडम, ठीक है, एक स्टेट होती है जिसमें आपको एक सर्व की तरह काम करना पड़ता है, यानी कि एक
एक व्यक्ति जिसको आप लेबरर की तरह आपसे काम लिया जाता है, मजदूर की तरह, वो चीज हटाई गई, मैन्योरियल ड्यूज। और अब क्या होता था, अब जो ये जहाँ पे काम करते थे ना, वो उस जगह को मैनोरियल बोला था, मैनोरियल एस्टेट बोला जाता था। ठीक है, वो यहाँ पे टर्म आपके नहीं दी है, कल आगे अगर आप बड़ी क्लास में आओगे तब आपको पता पड़ेगा। तो वो जगह पे जहाँ पे ये काम करते थे उसको एस्टेट बोला जाता था। वहां पे इनको काफी एज इन उस व्यक्ति के साथ में काम करना पड़ता था, उसकी जमीन पे, क्योंकि लोगों के पास में अपनी जमीन नहीं हुआ करती थी, साथ साथ अपनी सर्विसेज भी देनी पड़ती थी। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? 3 चीजें हमने यहाँ पे अभी तक पढ़ी है कि पहले तो उन्होंने सारे प्रिविलेजेस जो हैं वो हटाए, फिर स्टैब्लिश करी इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी दिया, फ्यूडल सिस्टम हटाया, वहां पे जो पीजेंट्स काम करते थे उनको जितना भी उधार उनका बचा हुआ था उससे फ्री करा, और उनको जो काम जबरदस्ती लेबर की तरह करवाया जाता था उससे फ्री करा। समझ में आया? मैम मीनिंग ऑफ Yes, सर्वडम। Yes, ma'am. मीनिंग ऑफ सर्वडम: द स्टेट ऑफ बीइंग अ सर्फ और अ फ्यूडल लेबरर, पीजेंट की तरह काम करवाना, मजदूर की तरह काम करवाना। ओके मैम। इन द टाउन्स टू, अब टाउन्स के अंदर क्या हो रहा था, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। अब गिल्ड क्या होता था एक समय पे, जो ये यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इस दौरान, गिल्ड एक एसोसिएशन होती थी जहां पर एक से काम करने वाले लोग, जो लोग हुआ करते थे वो अपने सेट कर लेते थे, वो रिच हाई क्लास के लोग हुआ करते थे, उनका एक प्रॉपर काम करने का तरीका होता था। जैसे कि आप समझ सकते हो कि जैसे ट्रेडर्स हो गए, व्यापार जो करते हैं, उन लोगों ने अपना एक एसोसिएशन बना लिया और वो अपनी एक मीटिंग बिठाया करते थे, और उसके लिए प्रॉपर एक जगह हुआ करती थी। ज्यादा डीप में नहीं जाना है गिल्ड के ऊपर, क्योंकि आपके अभी इतना आया नहीं है। सिंपली मैं आपको एक बता रही हूँ कि एक एसोसिएशन थी जिनके ऊपर जिनके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते थे, और वो उसी हिसाब से व्यापार किया करते थे। तो वो चीज जो है वो भी इन्होंने हटा दी थी, कि उसके ऊपर जो वो रिस्ट्रिक्शंस लगाया करते थे ट्रेड करने के लिए, वो भी इस चीज को हटा चुका था। नेपोलियन जो था उस व्यक्ति ने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस भी हटा दिए थे, कि अब आपसे कोई, आपका कोई हक नहीं है कि आप किसी भी व्यापार करने पे अपने कायदे कानून लगाओ। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड। अब इसके साथ में इन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव करा था। पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन enjoyed a new found freedom। अब ये जितने भी लोग थे, पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स और जितने भी नए बिजनेसमैन थे, इनको एक नए तरह का फ्रीडम जो है ये एंजॉय कर पा रहे थे। Businessmen and small-scale producers of goods in particular begin to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। अब यहाँ पे जो ये नए लोग जो हैं ये एंजॉय कर पा रहे थे सारी चीजें, तो इसके साथ में इन्होंने ये भी समझा, जितने भी बिजनेसमैन थे और छोटे स्केल के प्रोड्यूसर्स थे जो गुड्स वगैरह बनाया करते थे, उनको समझ में आने लगा कि यार ये यूनिफॉर्म लॉ जो ये लेकर के आए हैं, जहाँ पे सारी चीजें कि भाई 1 kg के अंदर इतना ही मिलेगा, सब जगह पे सेम रहेगा, 1 मीटर के अंदर इतना ही रहेगा, ये चीज जो है एक अच्छी चीज है। और ये कॉमन नेशनल करेंसी जो है इन्होंने वो भी कर दी थी। अब जैसे अपने इंडिया की करेंसी क्या है, रुपए, तो सब जगह रुपए चलते हैं इंडिया के अंदर, तो वही चीज यहाँ पे भी इन्होंने करी थी, एक कॉमन करेंसी जो है वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। और इससे लोगों को ये समझ में आ रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक बन गई है सारी चीजें, ये जो मूवमेंट आया है इसमें हमें बहुत ज्यादा सुविधाएं मिल रही है, और हमारे गुड्स और कैपिटल जो है, गुड्स यानी कि हमारा जो सामान है, और कैपिटल अमाउंट जो होता है एक रीजन से दूसरी जगह जो बिग अमाउंट होता है इन्वेस्ट किया जाता है, अधिकतर जो बिजनेसमैन होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मनी, तो वो करने में भी इनको आसानी हो पा रही है, और इससे चीजें जो है बहुत ही ज्यादा स्मूथली चल रही हैं। तो ये थे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. यस रुचिका, कोई दिक्कत? आपकी आवाज नहीं आई। No, ma'am. तो ये अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं ये सारी इसकी पॉजिटिव कैटेगरी में आएंगे। ये लाइन मत लिखना यहाँ पे, पॉजिटिव डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, ये जो है हम
नेक्स्ट पैराग्राफ जब पढ़ेंगे उसके अंदर मेंशन होगी। यहाँ पे सिंपली दोनों तरह की बात आपको शुरुआत में ही बता दी गई थी कि भाई इसने कुछ फायदे भी करे थे तो कहीं ना कहीं इसने कुछ नुकसान भी बताए थे, लेकिन उसके बाद में सीधे आपको सारे ये पॉजिटिव पॉइंट्स जो है वो बताए गए हैं। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछा जाए कि इसने क्या अच्छा काम किया था, तो उसमें आपने ये सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, अब आता है हमारे पास में नेगेटिव। अब इसने कई सारे एरियाज जो है वो तो कब्जे में कर लिए थे, और लोकल पॉपुलेशन जो थी उनके जो रिव्यूज थे वो बहुत मिक्स्ड हुआ करते थे उस समय में। कुछ लोग खुश भी थे इसके आने से और कुछ लोग जो है वो नाराज भी थे इसके आने से। शुरुआत में सब लोगों को लगने लगा था जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड हुए या कुछ ब्रुसेल्स, मीन्स, मिलान, वॉर्सो, वहां पे सबको लग रहा था कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, और उन्होंने फ्रेंच आर्मीज जो वहां पे पहुंची थी उनका बहुत अच्छे से स्वागत भी किया था, वेलकम किया था बहुत अच्छे तरीके से कि ये हमारे रक्षक है और ये व्यक्ति या ये जो आर्मी आई है ये हमारा बहुत भला करेगी। ये इनकी जितनी भी इनके द्वारा किया हुआ जो भी काम हो रहा है ये बहुत ही अच्छे लेवल पे हो रहा है और ये हमारे लिए फायदा ही फायदा लाएंगे। शुरुआत में सबको ये लग रहा था, लेकिन शुरुआत का जो ये एंथुजियाज्म था ये धीरे धीरे काय में बदल गया हॉस्टिलिटी में, यानी कि एनिमिटी में। यानी कि इन लोगों को समझ में आने लगा कि ये हमें इतने अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे, ये हमारे फायदे के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, और इन्होंने जो ये नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स किए हैं ये हमारे पॉलिटिकल फ्रीडम को खतरा पैदा कर रहा है, यानी कि हमारे राजनीतिक जो हमें स्वतंत्रता थी वो उससे खतरा पैदा कर रहा है। टैक्सेशन बढ़ने लगा, सेंसरशिप बढ़ने लगी। सेंसरशिप ये होती है कि उसके अंदर आप सरकार के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है प्रॉपरली आप अपने विचार जो है वो प्रॉपरली व्यक्त नहीं कर सकते, वो चीज इसके अंदर आती है। ठीक है, और इसके साथ साथ फ्रेंच आर्मीज जो है वो जबरदस्ती अपने हिसाब से, क्योंकि वो कोशिश कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा एरियाज जो है यूरोप का उसको कवर करें, तो उन्होंने उसके ऊपर अपने कब्जा करना भी शुरू कर दिया था। इस तरह की जो नुकसान है ये देख करके वहाँ के लोगों को ये फील हुआ कि इससे हमें प्रॉपर फायदा नहीं हो रहा है, और ये शुरुआत में तो हमारे एक रक्षक की तरह आए थे, लेकिन धीरे धीरे जो है ये हमारे रक्षक से क्या बन गए हैं, भक्षक बन गए हैं हिंदी में बोला जाए तो। अब कौन कौन सी सिटीज में इनका वेलकम किया गया था वो आपने लिखनी है। पहले तो आपको कंट्रीज हॉलैंड और स्विट्जरलैंड बोलना है, फिर देन ब्रुसेल्स, मीन्स, मिलान, वॉर्सो, यहाँ पे ये सिटीज का नाम जो है आपको मेंशन करना है, क्योंकि ये बेसिकली यहीं पे सबसे पहले गए थे। ठीक है, अब समझ में, अब इसको और अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। However, in the areas conquered, the reactions of the local populations to French rule were mixed. हालांकि जिन भी एरियाज को इन्होंने कब्जे में किया था वहां पे लोगों के जो लोकल पॉपुलेशन थी उनके reactions थोड़े mixed थे फ्रेंच रूल को लेकर के। Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbinger of liberty. Harbinger of liberty, as in harbinger का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति या एक पार्टी जिसकी जो आया है आपकी मदद करने के लिए, और उसकी एक्टिविटी, मेथड, टेक्नोलॉजी जो है वो काफी एप्ट है, काफी सही है, जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में इन जगहों पर इन लोगों का, फ्रेंच आर्मीज का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया था कि ये हमें मोनार्की से पूरी तरह बचा लेंगे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? मैम रिपीट द टर्म हार्बिंजर। हार्बिंजर का मतलब होता है वो व्यक्ति या वो ग्रुप जो हमारी मदद करने के लिए आया है, जिनकी द्वारा जो भी की गई एक्टिविटीज हैं वो हमें हेल्प करने के लिए ही हैं। Is it clear? Okay, ma'am. Okay, students, that's it for today. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. We are running out of time. Please collect up your problems. We'll solve all of your problems in tomorrow's class, in next class. That's it for today. God bless you all.